हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली ऑल्टिंग की थर्ड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली और दूसरी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्टिंग के ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, ऑल्टर की ड्यूटीज देख चुके हैं और इसके डीमेरिट्स मेरिट्स देख चुके हैं। और सेकंड क्लास में हमने बेसिकली देखा था सेल्स बुक परचेज बुक को ऑल्ट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखने पड़ते हैं। ठीक है, आज हम वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक कंसाइनमेंट बेसिस पे रह गया है ये ऑडिटिंग मींस वेरिफिकेशन, ये भी हम देख लेते हैं। आज हम बेसिकली क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। आज हम वेरिफिकेशन देखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, जो कि हमारा यूपीपीसीएल का सिलेबस में भी कवर है। आप नोटिफिकेशन देखें तो उसमें मेन हेडिंग में लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आज हम बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज करेंगे, पर ये टॉपिक रह गया था, ये वाउचिंग ऑफ गुड्स सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस पे जो वाउचिंग करते हैं गुड्स की, वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कंसाइनमेंट बेसिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन पे ना जाते हुए डायरेक्ट मीनिंग पे चलते हैं। सपोज ये मिस्टर ए है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए क्या है, इसके एक फर्म है, इस फर्म पे ये जो प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, उसे क्या है अपनी सेल्स बुक में दिखाता है। बट क्या है, ये सपोज ये दिल्ली में रहता है, ठीक है। अब ये इसे जो प्रोडक्ट सेंड करना है, ये करना है गुजरात में। तो गुजरात में प्रोडक्ट सेंड करने के लिए डायरेक्ट वहां पे इसका ना तो कोई वेयर हाउस है ना कुछ है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक एजेंट यहाँ पे हायर कर लेगा गुजरात में, ठीक है, जिसे हम मिस्टर बी बोल देते हैं। तो मिस्टर बी को क्या है अपना प्रोडक्ट भेजेगा। तो सब मान लीजिए आपने इसने 5 लाख का सामान भेज दिया, भाई 5 लाख का मटेरियल भेज दिया इन्हें प्रोडक्ट बना के। अब इसे ये सेल करना है वहां गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में क्या है, सपोज कोई पार्टी होगी, उसे ये सेल करेगा। तो ये क्या है, सामान मंगा लेता है। तो ये जो सामान मंगाया इसने, इसे क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट बेसिस पे सामान मंगाया। क्योंकि इसने ए ने क्या है बी को सामान दिया है, पर वो सेल नहीं हुआ है। बी क्या, बी तो अपना क्या है, एजेंट है, ठीक है। तो जो ए होगा हमारा, जिसने सामान भेजा है, जिसका सामान है बेसिकली, ठीक है, जिसकी फर्म है, वो क्या है, कंसाइनर होगा। और ये बी है, जिसे हमने सामान भेजा, जो हमारा एजेंट है, जो आगे सेल करेगा, उसे क्या कहेंगे, ये कंसाइनी है हमारा। जो भी है ये बेसिकली कंसाइनी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टोरी है, इसके बीच में मैंने बता दी कंसाइनमेंट बेसिस पे। और ये जो ए बी को सामान भेजेगा वो कंसाइनमेंट बेसिस पे होता है, ये सेल नहीं होती है। सेल तो वो होगी जब बी कर देगा, ठीक है। तो जब तक हम ए ने जो सामान भेजा हुआ है बी को, जब तक बी के साथ पास सामान है, मतलब एजेंट के पास है, कंसाइनी के पास जो सामान है, जब तक वो सेल नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसे प्रॉपर सेल्स नहीं मानेंगे, ठीक है, ना ही उसे सेल्स में सेल में ऐड करेंगे। तो यही बोल रहा है, द गुड स्टैंडर्ड कंसाइनमेंट बेसिस प्रिंसिपल टू हिज एजेंट शुड नॉट बी कंसीडर टू सेल। मतलब एजेंट को जो सामान भेजा गया उसे क्या है, सेल्स सेल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, जो कंसाइनी है मींस एजेंट है, वो जब सामान को सोल्ड कर देगा, बेच देगा, तब उसे क्या मानेंगे, हम सेल्स मानेंगे, ठीक है। और तभी क्या है, बुक में एंट्री करेंगे, अदरवाइज इसकी एंट्री नहीं होगी। और जब तक आपके पास ये कंसाइनमेंट के पास, मतलब जब तक ये जो आपका सामान है कंसाइनी के पास रहता है, मतलब एजेंट के पास रहता है, तब तक इसे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो वाउचिंग करते टाइम क्या ध्यान रखना है हमें, ये ध्यान रखना होगा कि जो गुड्स है, ठीक है, मैं प्रीवियस क्लास में सब कुछ बता चुका हूँ वाउचिंग के बारे में। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है क्लास 2, तो पहले क्लास 2 देखिए, देन आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी वाउचिंग वगैरह। तो वाउचिंग के लिए क्या है, जब आप वाउचिंग कंसाइनमेंट बेसिस पे कर रहे होंगे, तो जब तक कंसाइनी के पास सामान पड़ा हुआ है, ठीक, कंसाइनी के पास प्रोडक्ट है, तब तक उसे हम सेल्स नहीं मानेंगे। जब कंसाइनी आगे सेल कर देगा उस प्रोडक्ट को, तभी हम उसे क्या है, सेल मानेंगे, ठीक है। अब क्या हमने ये पढ़ लिया, अब नीचे चलते हैं इसके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बस इसमें यही था, कंसाइनमेंट बेसिस पे हमें किसे सेल्स मानना है किसे नहीं, ठीक है। अब हमने वाउचिंग पढ़ा, अब तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व क्वेरी इन फैक्ट into fact behind the books and account into the technical financial economical position of the business। अब हमने वाउचिंग पढ़ा, वाउचिंग में क्या था, एक चार्टेड अकाउंटेंट होता था सीए, वो क्या है, वो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते थे वो वाउच करता था, उसे हम क्या निकालते थे कि ट्रूथ एंड फेयर वैल्यू, भाई जो हमारा वैल्यू दिखा रहे हैं वो ट्रूथ है कि नहीं है, वो सही वैल्यू दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे। पर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन में ये तो इन्वॉल्व होता है, पर ये ना डीप स्टडी होती है
किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर। सपोज अब क्या है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि जो कंपनी है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है कि नहीं है, या फिर कंपनी की जो अर्निंग है, कंपनी हमें बैलेंस शीट में क्या है, अर्निंग अपनी दिखा रहा है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए दिखा रहा है। तो ये जो 5 करोड़ की अर्निंग दिखा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? तो इसको चेक करने के लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है हर साल हो, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी भी नहीं होती है, जब कराना हो तब करा सकते हैं। और ये इनर पार्टी भी करा सकती है, मतलब इंटरनल करा सकते हैं, और एक्सटर्नल जैसे गवर्नमेंट वगैरह होती है वो भी इन्वेस्टिगेशन कराती है किसी कंपनी पे, ठीक है। ये हम बेसिकली जान लिया इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं बेसिकली जस्ट रीड के लिए, क्योंकि हमारा जो यूपीपीसीएल का पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, मतलब आपको क्या है, एमसीक्यू पेपर होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक ही आपको चुनना है, ना कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको कुछ लिखना नहीं है पूरी डेफिनेशन। तो आपको बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जो पेपर में आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है, जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम वही एमसीक्यू आपको कराने की कोशिश करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व इन इंक्वायरी इनटू फैक्ट, ठीक है, इंक्वायरी भी इसमें इन्वॉल्व होती है into the technical financial economical position of the बिजनेस, ठीक है। ये किस लिए होता है भाई, टेक्निकल पोजीशन जानने के लिए, फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल पोजीशन जानने के लिए बिजनेस की। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक एंड अकाउंट विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मैंने बताया भी आपको, इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, और क्या ये क्रिटिकल एग्जाम होता है, डीपली जाके इसकी स्टडी की जाती है एक चीज के ऊपर, ठीक है। बस यही आपको पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस डेफिनेशन के लिए मैंने बता दिया क्योंकि आगे इसका काम आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, फीचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया, इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से फीचर है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। क्या सपोज किसी चीज पे सस्पिशियस में से डाउट होता है किसी चीज पे, ठीक है, तो क्या है उसकी एग्जामिनेशन कर लेते हैं भाई, कोई भी किसी भी चीज पे डाउट हो तो हम उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन किसी, हम क्या पढ़ते थे ऑल्टिंग में, ऑल्टिंग क्या है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे होती थी भाई, इस डिपार्टमेंट पर। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी की जा सकती है। सपोज कोई डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर के ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऑडिटर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है, और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन में मैंने बताया था, अभी आपको बताया था कि जो ऑडिटिंग होता है, ठीक है, ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटिंग सीए करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सीए के द्वारा ही की जाए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के या स्पेसिफिक ऑफिसर के थ्रू भी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन किसी स्पेसिफिक ऑफिसर के थ्रू हो सकती है, बट ऑडिटिंग ओनली सीए के थ्रू ही की जाएगी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। बस यही था इसमें। अब इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पूछा तो नहीं है बट चांसेस होते हैं, इसलिए हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं गाइस। तो मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग इज कैरिड आउट टू इंश्योर दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन इन ट्रूथ एंड फेयर पिक्चर, ठीक। ऑडिटिंग में बेसिकली क्या देखते हैं कि भाई जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सही है, और सही इमेज दर्शा रही कि नहीं दर्शा रही। क्या पता आपके पास मशीन भी 5 लाख की पड़ी है और आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया 2 लाख की, तो क्या है, वो ट्रुथ इमेज नहीं रहेगी, वो फॉल्स इमेज हो जाएगी, आपकी इमेज अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसलिए ऑडिटिंग करते हैं भाई, जो हमारे पास एक्चुअल में है वो हमारे पास बैलेंस शीट पे दिखना चाहिए, बिल्कुल सही इमेज बननी चाहिए। बट इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होता है, आपकी इमेज देखने के लिए नहीं की जाता, मतलब कंपनी की इमेज के लिए नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन क्या है, सम स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन जानने, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जितने भी अकाउंट्स की जरूरत होगी वो सारी चीजें देखेगी, फालतू के अकाउंट चेक नहीं करेगी। अब सपोज आपको फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जाननी है, तो वो ये नहीं चेक करेगी भाई बिल्डिंग में पेंट वगैरह कैसा है, ठीक है, बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है, वो ये चेक करेगी बिल्डिंग की वर्थ कितनी है, कीमत कितनी है, ठीक है। और कंपनी की अर्निंग जाननी है तो सेल्स वगैरह चेक करेगी, ठीक है, इसमें यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑडिटिंग इज लिमिटेड फॉर एग्जामिनर। मैंने बताया था अभी आपको, ऑडिटिंग क्या है, एक लिमिटेड एग्जामिनेशन है। बट जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, बिल्कुल डीप चले जाते हैं, डीप उसकी जो भी छोटी से छोटी चीज होती है बारीकियों को भी चेक किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है एक क्रिटिकल एग्जामिन होता है, मतलब एक बहुत ज्यादा डीप घुस के किसी चीज को चेक करना होता है, यहाँ तक कि इंडिविजुअल लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता ऑडिटिंग में। और किसी हम सॉरी ये मैं इन्वेस्टिगेशन को बता रहा हूँ,
ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग में एक स्पेसिफिक अकाउंट को देख लेते हैं भाई, परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे, उसकी बुक वगैरह चेक करके ऑडिट करते हैं, खत्म। बट इन्वेस्टिगेशन में हम परचेज डिपार्टमेंट तो देखेंगे ही देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ती है, उसके जो ऑफिसर्स के भी इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई, ऑफिसर्स कितना अर्न कर रहे हैं, क्या है, ठीक है, सारी चीजें हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, डीप एग्जामिन है, बट और ऑडिटिंग क्या है, लिमिटेड एग्जामिन है। बस समझने के लिए आपको गाइस याद याद नहीं करना, बस समझ लीजिए, समझना ही काफी है। अब थर्ड पॉइंट क्या करें, इन्वेस्टिगेशन लीगली कंपलसरी नहीं है, बट ऑडिटिंग क्या है, लीगली कंपलसरी होते हैं कंपनीज वगैरह। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बस मैं वही पढ़ाऊंगा, फालतू की चीजें नहीं, क्योंकि हमें नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना गाइस, नॉलेज तो हम बहुत ज्यादा ले चुके हैं पहले ही। हमें पढ़ना है यूपीपीसीएल क्रैक करने के लिए, ठीक है, हमें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो पेपर है ना असिस्टेंट अकाउंटेंट का, ये क्लियर करना है। नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए होती है ना, तो आप पूरी बीकॉम की बुक्स पढ़ रहे होते, ठीक है, तो हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें खाली है ना पोस्ट चाहिए, हमें एक पोस्ट से मतलब है, नॉलेज से मतलब नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या रहा है कि हाँ, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ लिया है। फिर मतलब द इन्वेस्टिगेशन नॉट लीगली, इन्वेस्टिगेशन लीगली होता है बट ऑडिटिंग क्या और लीगल होती है, ठीक है। ऑडिटिंग कैन बी कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने बताया था ऑडिटिंग हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही होगी, बट इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करे, ठीक है। ऑडिटिंग ऑलवेज कैरिड आउट द बिहाफ ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑडिटिंग कौन कराता है, हमेशा बिजनेस का ऑनर कराता है, ठीक है, या फिर बिजनेस के जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है वो कराती है। बट इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करा सकती है, इंटरनल कोई पर्सन करा सकता है, एक्सटर्नल पर्सन भी करा सकता है, बस प्रॉपर रीजन के साथ, ठीक है। बस ये सब था इसमें गाइस। अब नीचे चलते हैं, अब बेसिकली हमें ना जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर ध्यान देते हैं, हमने ये जान लिया, ठीक है। अब मैं आपको मेन मेन चीजों पे ले जाता हूँ, फालतू की चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमें बस ये जानना जरूरी है, ठीक, क्योंकि आगे काम आएगा जब हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में, लायबिलिटी एंड असेट्स की जो वेरिफिकेशन की जाती है, तो उसमें हमारा थोड़ा सा रोल हो जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन का मीनिंग जान लेते हैं और वैल्यूएशन का, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट सिलेबस का ही पार्ट है हमारे, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या है, वेरिफिकेशन हम बेसिकली तीन चार चीजें चेक करेंगे, तो वो चीजें बताता हूँ। एक तो ऑनरशिप चेक करते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, और एग्जिस्टेंस, मतलब मान ले, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेरिफिकेशन का मतलब ये है, सपोज आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में मशीनरी कितनी है, ठीक है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, या फिर स्टॉक कह सकते हैं, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, डाटर कितने के हैं, क्रेडिटर कितने के हैं, तो ये सारी चीजें हम किस में चेक करते हैं, वेरिफिकेशन में, ठीक है। ये वेरिफिकेशन बेसिकली क्या है, वेरिफिकेशन किसी चीज को वेरीफाई करना है, उसका एक प्रोसीजर ऐसा होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम उसकी ऑनरशिप, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस वो चेक करें। सपोज अगर मशीनरी के बारे में हम लेते हैं, तो मशीनरी की ऑनरशिप कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कितनी वर्थ है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। वैल्यूएशन के भी काफी सारे टाइप होते हैं, हम टाइप पे नहीं जाएंगे, वैल्यूएशन के मीनिंग पे जाएंगे, ठीक है। वैल्यूएशन देखेंगे कितनी वैल्यू है उसकी, एग्जिस्टेंस कितनी एग्जिस्ट कर रही है, क्या भाई जो हमने बैलेंस शीट में दिखाई है एग्जिस्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, हमने दिखा दी 5 लाख की मशीन भी, बट देखा तो इतने 5 लाख की तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, एग्जिस्ट तो खाली 2 ही लाख की कर रही है, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी होंगी। तो वेरिफिकेशन का मीनिंग सिंपल है, प्रोसेस, ठीक है। वेरिफिकेशन मीन द प्रोसीजर नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर ऑफ एंड, ठीक है, एक ईयर के एंड में एक प्रोसेस कैरिड आउट होता है जिसमें ऑनरशिप, वैल्यूएशन और एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट के आइटम्स की, तो वो क्या है आपका वेरिफिकेशन है, ठीक है। वेरिफिकेशन पढ़ लिया, वेरिफिकेशन के साथ में आपको वैल्यूएशन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वैल्यूएशन दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट, ठीक है। अभी हमने ये डिफरेंस पढ़ लिया था इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में। थोड़ा और नीचे चलते हैं, पीपीटी थोड़ा ज़्यादा नीचे चली गई है, धीरे धीरे स्क्रॉल करना पड़ता है ना इसे, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। हमने वेरिफिकेशन पढ़ लिया है, अब वेरिफिकेशन के बाद है ना वैल्यूएशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वैल्यूएशन बताता हूँ कि एक असेट की वैल्यू कैसे की जाएगी, हम
किस बेसिस पे उसकी वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो वैल्यूएशन में हमने पढ़ा है, वैल्यूएशन बताते पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसके मीनिंग पे जाते हैं। वैल्यूएशन मीन्स टू सेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन असेट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, भाई उसकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बताना। ठीक है, जैसा सपोज मशीनरी हमने ली थी, पहले ली थी 5 लाख की मशीनरी ली थी, वो 2 लाख का प्रोडक्शन हर मंथ कर देती थी। ठीक है, बट अब उसका प्रोडक्शन 1 लाख का ही रह गया, तो उसकी मशीनरी की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी ना। तो वही बोल रहा है कि उसकी यूटिलिटी मतलब उसके यूजेस या फिर उपयोगिता के अकॉर्डिंग क्या है उसकी वैल्यू बताना, वो क्या है एसेट की वैल्यू बताना, इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, सॉरी वैल्यूएशन। ठीक है, आगे बढ़े। वैल्यूएशन फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे ऑडिट। ठीक है, एवरीडे ऑडिट के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट तय करता है, मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और डेफिनेशन बस आपको यही याद करना है, मीन्स यही समझना है कि आपको जो असेट का हमें वैल्यू बताना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी कितनी है, कितनी उपयोगिता है उसकी। ठीक है, क्या यूजेस हैं उसके, तो इस पे डिपेंड करेगा। आप नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन के कुछ टाइप दे रखे होंगे, मेथड दे रखे होंगे भाई कैसे कैसे वैल्यूएशन की जाती है, बट यह आएगा नहीं, ना ही पूछेगा, तो आपको इतने ध्यान से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस यही है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में क्या है जिस चीज को हम जितने में खरीदते हैं उसी को मार्केट वैल्यू में, भाई आज जो चीज है। ठीक है, मैं कॉस्ट प्राइस अगेन बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता दो। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो चीज हमने जिस अमाउंट में खरीदी थी वही अमाउंट में दिखा दिया उसकी वैल्यू, जैसे 5 लाख की पहले मशीनरी खरीदी थी तो अभी भी हम 5 लाख की दिखा दे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और मार्केट प्राइस क्या है, जो भी मशीनरी है आपने बेशक कितने की भी खरीदी हो, अगर आज मार्केट में जाकर उसे सेल करेंगे तो उसका क्या प्राइस होगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू। अगर उसे जहां से खरीदा तो वहां पर रिप्लेस करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, बुक वैल्यू तो सेम रहेगा जो आप अकाउंट में दिखा रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह हटा के। ठीक है, ये सब आपसे पूछा गया है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे स्किप करके इसे चलते हैं। इम्पोर्टेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा वेरिफिकेशन रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से हम जो आप पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हम पढ़ते हैं बेसिकली। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में सबसे पहले हम लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मीन कौन सी होती है मैं ये भी बता देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, बट वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होती है, कंपनी की ख्याति। ठीक है, थोड़ी पहचान। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आगे इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, गुडविल के बारे में देखते हैं। गुडविल हमें पता है गुडविल क्या होती है, कंपनी की पहचान होती है, ख्याति होती है, भाई उसकी पोजीशन क्या है, क्या नाम है। ठीक है, ये आप बीकॉम में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो अब इसमें पता है इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है गुडविल का, आपको बस ये जानना है। गुडविल का वेरिफिकेशन क्या होता है, सपोज हमने कोई गुडविल खरीदी है। ठीक है, असेट्स है मतलब हमारे बैलेंस शीट के डेबिट असेट साइज में शो होगी। तो असेट्स को क्या है, हमने सपोज आप किसी गुडविल खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल जैसे अग्रवाल होता है ना, अग्रवाल स्वीट्स का तो नाम सुना होगा। तो अग्रवाल की जो बहुत सारी दुकानें होती है ना, तो उस अग्रवाल की नहीं होती, वो क्या उसकी गुडविल खरीद लेते हैं, उनका नाम यूज करने देते हैं। भाई हम भी क्या है आपका नाम यूज करेंगे, उसके लिए सम अमाउंट पे करते हैं। सपोज मेरी कंपनी, अब मेरे को एक स्वीट कंपनी भी एक स्वीट की दुकान खोलनी है। ठीक है, तो स्वीट की दुकान खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, एक गुडविल परचेज कर लूंगा, किसकी, अग्रवाल की कर लूंगा। तो अग्रवाल की गुडविल परचेज कर ली तो मेरे लिए तो असेट्स होगी ना, कि भाई मैंने परचेज करी है, इस कीमत है कुछ। ठीक है, मेरे लिए असेट्स है, मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या रहेगी, हमने मान लिया वेरिफिकेशन। पहले वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, भाई तुमने असेट्स खरीदी भी या नहीं खरीदी। तो इसमें क्या, अग्रवाल जो कंपनी, जो अग्रवाल से मैंने अपनी गुडविल खरीदी होगी। ठीक है, और मेरे बीच कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा। तो एग्रीमेंट के जो डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो अब देखते हैं, अब इसमें क्या है, एग्रीमेंट विद द वेंडर शोइंग द प्राइस। ठीक है, अब उसका क्या है, उसका एग्रीमेंट जो होगा, वेयर द गुडविल हैज बीन परचेज अलोंग विद द रनिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस के दौरान हमने जो गुडविल परचेज की है, सेम शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द एग्रीमेंट विद द वेंडर शोइंग द प्राइस। ठीक है, जो वेंडर के थ्रू हमने गुडविल खरीदी है, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो प्राइस शो हो रहा था, उसके थ्रू क्या है, हम इस गुडविल को वैल्यूड करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू ये वेरीफाई हो जाएगी। अब इसके एक और बोल रहा है, अगर उसका फिक्स अमाउंट नहीं दिया हो, कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है गुडविल का, तो जो हमने
असेट्स ली हैं या फिर जो बिजनेस ओवरटेक किया उसकी असेट्स की जो जितनी वैल्यू होगी, जितना उसका बिजनेस की वैल्यू होगी, उसे क्या हम गुडविल का प्राइस मान लेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यूएशन की बात भी कर दी है बेसिकली। ठीक है, वैल्यूएशन के मैंने इतने सारे मेथड बताया था ना आपको। ठीक है, जस्ट हमें रीड करें। तो अब इसमें क्या है, वैल्यूएशन के बारे में पूछेगा आपसे। अब ये वैल्यूएशन आ गया। ठीक है, गुडविल को कैसे वैल्यूएशन वैल्यूएट करके दिखाना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ। भाई अगर उसका कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है तो वो राइट ऑफ करके, सपोज वैल आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज 5 लाख की हमने क्या है गुडविल खरीदी है। ठीक है, अब उसमें क्या है डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, सपोज हर उसकी गुडविल गुडविल घट जाती है तो 4 लाख की बची। ठीक है, तो हमें जो अकाउंट में दिखानी है, अपनी बुक्स में दिखानी है, तो 4 लाख की ही दिखानी है। तो वैल्यूएशन क्या होगा, तो जो भी उसका कॉस्ट है उसमें से राइट ऑफ कर देंगे, जो कॉस्ट लेस हो जाएगी मतलब राइट ऑफ हटा देंगे, उसे जो नेट अमाउंट होगा उसे हम अपनी बुक्स में दिखा देंगे। तो वो क्या है, आपकी गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। अब पेटेंट, पेटेंट भी क्या होता है आपका। अभी हमने गुडविल पढ़ा, अभी पेटेंट आ गया। पेटेंट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, पेटेंट भी इंटेंजिबल असेट्स होती है। सपोज आप एप्पल का फोन ले लीजिए। ठीक है, एप्पल का फोन आपने ले लिया, आपने देखा होगा एप्पल के फोन की तरह ना काफी सारी फोन बिकते हैं मार्केट में, बट एप्पल के नहीं, उनकी बॉडी लगभग सेम होती है बॉडी मतलब डिजाइन वगैरह सेम होता है, बट वो एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। फिर भी अगर एग्जैक्ट सेम होता है ना तो केस कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी ने उसकी बॉडी, जो फोन की बॉडी है ना, फोन की बॉडी पर या डिजाइन पर क्या लिया हुआ है, पेटेंट लिया हुआ है। मतलब पेटेंट किसी बॉडी में, किसी बॉडी पे, साइज पे या फिर डिजाइन पे ले लिया जाता है कि उस डिजाइन की चीज मेरे अलावा कोई और ना बनाए। अगर कोई और बनाता भी है तो उसको क्या है, हमें पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो सपोज मैंने एक राइट करवा रखा है, पेटेंट करवा रखा है मेरा जो भी प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ उसके डिजाइन पे। सपोज अगर मैं जूते बनाता हूँ, ठीक है, तो जूते पे ना मैंने पेटेंट करवा रखा है उसके डिजाइन पे। तो उसके डिजाइन पे जो मैंने पेटेंट करवाया हुआ, अगर मेरे से, तो वो तो मेरे लिए क्या है, असेट्स होगी, क्योंकि मैं इसे क्या है बेच भी सकता हूँ आगे चल के। कोई अगर मेरे से मांगे कि भाई मेरे को इसी सेम डिजाइन का जूता बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, भाई सेम डिजाइन का अगर तुझे जूता बनाना है तो उसके लिए मुझे पेमेंट करनी होगी, क्योंकि ये तो मैंने पेटेंट करा रखा है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन पहले कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन मान लेते हैं। तो हमने जहां से पेमेंट कराया, कोई तो अथॉरिटी होगी ना, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी जिसके पास जाके, हाँ भाई हमारा ये डिजाइन है, आप इसे पेटेंट कर लो सब फीस लेके। ठीक है, तो उसने कुछ फीस ली होगी और हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया होगा। ठीक है, ग्रांटेड अथॉरिटी के थ्रू, तो वो क्या रहेगा, हमारा पेटेंट हो जाएगा। और जो भी हमें एग्रीमेंट हुआ होगा हमारे बीच, तो पेटेंट राइट जो हमें दिया होगा, ठीक है, तो जो भी एग्रीमेंट दिया होगा, जो भी सर्टिफिकेट दिया होगा, वो हमारे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हमने देख लिया कैसे होगा इसका। अब वैल्यूएशन मैंने आपको बताया, जो भी आपकी पेटेंट की वैल्यू है, अगर पेटेंट की वैल्यू आपकी बाद में क्या है, अगर सपोज मैंने कोई पेटेंट कराया, 5 लाख रुपए मेरे पेटेंट में लगे, अगर मैं किसी को बेचूंगा तो 5 लाख का पेटेंट बेच रहा हूँ। सपोज क्या पेटेंट की वैल्यू घट भी सकती है, आपका पे आपका डिजाइन किसी को अच्छा लग रहा है तो आप क्या उसे घटाओगे, क्या उसकी वैल्यू इतनी नहीं रही जितनी हमने सोची थी। तो आप सपोज 1 लाख रुपए घट गई, तो क्या आपकी पेटेंट की वैल्यू 4 लाख बची। तो वैल्यूएशन करते टाइम आपको जो है राइट ऑफ करके ही दिखानी है, आपकी जो रिटर्न ऑफ होगी ये वैल्यू, जो कॉस्ट लेस हो गया आपका डेप्रिसिएशन के थ्रू, उसे हटाने के बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी उसे ही वैल्यूएशन के थ्रू दिखाया जाएगा आपकी बुक्स में। ठीक है गाइस, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट्स वगैरह आए ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट बहुत इजी होता है, आप इसे डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। सपोज आपने टी आर जैन का नाम सुना ही होगा। ठीक है, टी आर जैन की इको की बुक आती है, बच्चे 11th 12th में लेते हैं, या टी एस ग्रेवाल अकाउंट्स की बुक पढ़ते हैं जिसकी हम। ठीक है, टी एस ग्रेवाल ने क्या है, एक बुक बना दी है। ठीक है, बुक बना दी, अब बुक पे क्या है, कॉपीराइट लगवा लिया कि भाई ये एक ऐसी बुक है ना कोई और नहीं छाप सकता मेरे अलावा, क्योंकि वर्डिंग मेरी है, पूरी मेहनत मेरी है, अगर कोई और छाप लेगा तो उसकी मेहनत तो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो कॉपीराइट करा लेते हैं। एक बुक को सपोज ने कॉपीराइट कराया। ठीक है, अब उस बुक को कॉपीराइट कराने, जो करवा लिया है बुक को कॉपीराइट, तो कॉपीराइट कराने के बाद अगर कोई और सेम बुक को छापना चाहे, ठीक है, क्योंकि देखा होगा ना एक ही डेफिनेशन कई बुकें में होती है,
तो कॉपीराइट ले लेते हैं। कॉपीराइट लेते तो किसी को फी पे करनी होती है, ठीक है। सपोज अब मैंने कॉपीराइट कराया तो मैं तो अपना असेट साइज में बैलेंस शीट में शो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मेरी असेट्स है कॉपीराइट, ठीक है। मैंने 5 लाख से शो कर रखी है, और कोई मेरे से कॉपीराइट लेना चाहे तो मैं उसे बेच दूंगा, ठीक है। वो मेरे लिए क्या इनकम हो जाएगी, या फिर असेट एक्स्ट्रा रिवेन्यू हो जाएगी, कैपिटल रिवेन्यू हो जाएगी, तो वो इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये असेट्स है, ये मैंने समझा दिया आपको कैसे ये हमारी असेट्स है। भाई अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा अभी कॉपीराइट है, ये डे टू डे लाइफ में क्या घटता रहता है, क्योंकि आजकल बुक्स इतनी सारी मार्केट में आ चुकी है, तो उस बुक की क्या है वैल्यू कम हो जाती है, कॉपीराइट की कीमत क्या है कम। आपने 5 लाख रुपए कॉपीराइट की कीमत रखी थी, बट अब उसकी 5 लाख बची नहीं है कीमत। कीमत सपोज आपकी 2 लाख से कम हो गई है, 2 लाख से कम होकर कितनी 3 लाख की ही बची है। तो अब कॉपीराइट की वैल्यू जो हम लिखेंगे वैल्यूएशन करेंगे, वो 3 लाख करेंगे, ना कि 5 लाख, ठीक है। 5 लाख हमारा गलत हो जाएगा। हमें जो डेप्रिसिएशन होता है, जो राइट ऑफ होता है, जो भी आपकी कॉस्ट लेस होती है, उस कॉस्ट को हटाने के बाद जो नेट वैल्यू बचती है, वो वैल्यूएशन में ऐड करनी होती है, ठीक है। इसको कॉपीराइट हमने समझ लिया। कॉपीराइट के बाद ट्रेडमार्क। अभी ट्रेडमार्क क्या चीज है, ठीक है। ट्रेडमार्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। ट्रेडमार्क में क्या होता है बेसिकली, जो ट्रेडमार्क है ये स्पेसिफिक किसी मार्क पे होता है। सपोज आपने सपोज आपने नाइकी के शू वगैरह पहने हुए, तो नाइकी कुछ है ना ऐसे लोगो होता है, ठीक है। सॉरी सी नहीं होता है, NIKE, नाइकी ऐसे लिखा हुआ। तो ये लोगो है ना खाली नाइकी के शू में होता है, किसी और शू में नहीं देखेंगे आप, क्योंकि क्या है कंपनी ने ट्रेडमार्क करा रखा है इसका। और ट्रेडमार्क क्या है, उसकी प्रॉपर वैल्यू होती है, और ये आपके असेट साइज में दिखता है, ठीक है। इसकी कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए क्या है, ठीक है। एग्जामिन द वेरिफिकेशन के लिए क्या है, असाइनमेंट ड्यूली enrolled by the office at the registrar of trademark। भाई जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज रजिस्ट्रार है, उसके पास जाके हम कहेंगे भाई ये हमारा ट्रेडमार्क है, कोई और यूज ना करे, ठीक है। तो हमने क्या है ट्रेडमार्क करवा लिया, अगर किसी को यूज करना तो उसे पेमेंट करनी होगी हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये जो रजिस्ट्रार के बाद ट्रेडमार्क हो जाता है, तो वो जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, उससे क्या है हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार द्वारा सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। और इसमें क्या है, वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अब सेम है। द वैल्यूएशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल मेथड, वैल्यूएशन ऑफ द ट्रेडमार्क इट शुड हैज बीन ट्रेडमार्क प्रॉपर्ली वैल्यूड शोन इन द बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये कह रहा है जो रजिस्ट्रार के टाइम पे उसने क्या है हमारे ट्रेडमार्क की जो वैल्यू है ना, उसी वैल्यू को दिखा दीजिए। वही क्या है ट्रेडमार्क की वैल्यूएशन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क की क्या है वैल्यू ज्यादातर घटती नहीं है, काफी कम केसेस में घटती है, और घटती है बढ़ती है तो उसे ऐड या माइनस करके दिखा के उसके वैल्यूएशन कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। वैल्यूएशन इजी है, वैल्यूएशन का मेथड टफ है, ठीक है। और वैल्यूएशन का मेथड तो पूछ ही नहीं रहा था, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब क्या है फिक्स असेट्स ले लेते हैं। अभी हमने टेंजिबल असेट्स पढ़ा है, अब फिक्स असेट्स के बारे में आते हैं, ठीक है। फिर हम करंट असेट्स या जिसे फ्लोटिंग असेट्स बोलते हैं वो भी पढ़े। अब फ्री होल्ड एंड बिल्डिंग। अब फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग क्या होता है, फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग तो भाई पता है, ये मंजिला बहुमंजिला इमारत को क्या है बिल्डिंग बोल रही है, बट ये फ्री होल्ड लैंड क्या होता है, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड के बारे में पढ़ते हैं, बिल्डिंग हमें पता सबको, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड क्या होगा, सपोज अब मेरे पास ना एक जमीन पड़ी है, क्या है ये जमीन पड़ी है, इस जमीन पे मैंने कुछ बना नहीं रखा है, ना ही कोई इसमें मैंने कुछ बना नहीं रखा है, खाली पड़ी है। और एक और जमीन है, इसे मैंने बिल्डिंग बना रखी है, ठीक है। तो ये जो मैंने बिल्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, ये तो मेरी बिल्डिंग में काउंट हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग में काउंट हो जाएगी। बट ये जो खाली जमीन पड़ी है ना, ये क्या है, ये बिल्डिंग नहीं है, इसे फ्री होल्ड लैंड कहेंगे। मतलब इसमें कुछ भी बनाना हुआ हो, और जब कुछ बना नहीं हुआ, ठीक है, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लेगा। अब कैसे आप बोलोगे ऐसा क्यों, डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेगा, मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है। अब बिल्डिंग में हमने बिल्कुल प्रॉपर बना दिया है, उसकी वैल्यू कर दी है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब क्या है, ये बिल्डिंग है, ऑब्वियस है टूटेगी फूटेगी, थोड़ी खराब होगी, ठीक है, खराब होगी तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी।
तो 1 करोड़ से मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, 90 लाख हो जाती है। ठीक है, ठीक है, टूटे फूटेगी, ये खराब हो जाएगी, कभी ना कभी हमें नई बनवानी पड़े, धीरे धीरे क्या है इसकी वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, गिरेगी, डाउन होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें। बट एक लैंड है, लैंड में क्या टूटेगा, क्या गिरेगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, चाहे आप 100 साल बाद देखो या 200 साल बाद रखो, देखो इसमें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसलिए क्या है, लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, बिल्डिंग में ही ओनली डेप्रिसिएशन लगता है। तो अब कभी भी आपका फ्री होल्ड लैंड आ जाए तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, आपको ये ध्यान रखना। तो क्योंकि ये वेरिफिकेशन में भी काम आने वाला है आपको, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड, तब आपको सब कुछ समझ आएगा धीरे धीरे कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फिक्स असेट्स में हम पहले फ्री होल्ड लैंड के बारे में पढ़ते हैं। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द टाइटल डीड टू इंश्योर दे आर इन द सेम क्लाइंट। ठीक है, टाइटल डीड होती है, मतलब जब उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, ये देख लेना है कि भाई ये बिल्डिंग फ्री होल्ड लैंड किसका है। तो उससे क्या है, आपकी ये जो लैंड है फ्री होल्ड लैंड, इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, क्योंकि हमें पता है डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो जनरली जो कॉस्ट शो हो रही होगी वही उसकी क्या है, वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगी। सॉरी गाइस। सो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो जो नॉर्मल कॉस्ट होगी उसको क्या है, वैल्यूएशन में हम शो कर देंगे। और इसमें क्या है, सपोज जो हमने लैंड खरीदी है, सपोज हमने 90 लाख की लैंड खरीदी। ठीक है, उस 90 लाख की लैंड खरीदने के बाद ब्रोकरेज कमीशन है, रजिस्ट्रेशन फी है, वो सब मिला के 10 लाख लग गए, तो हम 90 लाख नहीं कॉस्ट दिखाएंगे, कॉस्ट जो दिखाएंगे वो 10 लाख रुपए दिखाएंगे, सॉरी 1 करोड़ दिखाएंगे। 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100 करोड़, 100 लाख हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ दिखाएंगे। ठीक है, समझिए। और सेम इससे थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। आप बिल्डिंग को क्या है, ऑलवेज हम डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है, जो भी कॉस्ट होगी उसका डेप्रिशिएशन लेस करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम दिखा देंगे। ठीक है, और डेप्रिशिएशन के टाइम बताओ, सपोज हमने कोई बिल्डिंग खरीदी है तो उसमें कोई फी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। कॉस्ट में ऐड होने के बाद आप डेप्रिशिएशन लेस करेंगे, जो वैल्यू बचेगी नेट वैल्यू, उसको क्या है आपको वैल्यूएशन में शो करना होगा। ठीक है, अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है किराए पे ली हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, लीज का मतलब ये होता है रेंट। ठीक है, रेंट पे ली हुई प्रॉपर्टी तो सिंपल है भाई, आपको वेरिफिकेशन करना तो रेंट एग्रीमेंट देख लेना है ना, जो बंदे रेंट पे रहते होंगे उनके पास रेंट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट के थ्रू क्या है, हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा भी है, रेंट एग्रीमेंट से हम क्या है, उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वैल्यू भी पता कर सकते हैं। द ऑडिटर शुड सी द लीज एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिंग टू वैलिडिटी ऑफ द सेम। ठीक है, आप ये भी चीज़ चेक कर लेना भाई, जिसने रेंट एग्रीमेंट बनाया है, लीज एग्रीमेंट, क्या वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है या वैलिड है, तो उसकी वैलिडिटी भी चेक कर लेनी है। ठीक है, ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। वैल्यूएशन क्या है भाई, जब एग्रीमेंट होता है ना, तो एग्रीमेंट के टाइम पे ही आपको रेंट वगैरह जो भी ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, वो सब कुछ क्या है, कंफर्म कर दी जाती है। तो एग्रीमेंट के थ्रू ही सारी चीजें हमें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू ही हमें उसका कॉस्ट का भी पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, प्लांट एंड मशीनरी हमने कर लिया, लीज होल्ड। ठीक है, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी नहीं करा, अभी हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी करी थी। अब प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बहुत ईजी है। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है ना, उसके थ्रू करेंगे। सपोज आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, एक फैक्ट्री में है, तो फैक्ट्री में जो भी आपका सुपरवाइजर होगा, ठीक है, उसके पास जाके हम इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, उसमें लिखा ऑडिटर शुड commence the process to verification obtaining the schedule of plant and machinery certificate by the responsible officer of the concern। ठीक है, जो भी अब एक प्लांट एंड मशीनरी जो भी फैक्ट्री में लगी हुई है, उसके ऊपर कोई तो सुपरवाइजर वगैरह होगा, तो ऑडिटर उससे डायरेक्ट बात करके इसका वेरिफिकेशन कर लेगा, या फिर इसका सर्टिफिकेट ले लेगा कि भाई कितनी ड्यूरेशन अभी रह गई है, कितनी लाइफ इसकी, कितना डेप्रिसिएशन लग गया है, ये सारी। और इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी इजी है। वैल्यूएशन के टाइम पे बस आपको क्या करना है,
जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, सपोज 1 लाख रुपए वैल्यू है, इसमें डेप्रिसिएशन आपको हटा देना है, डेप्रिसिएशन 2 लाख, सपोज डेप्रिसिएशन 20,000 है, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू बचेगी 80,000, ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन में ऐड हो जाएगा। तो वैल्यूएशन आपको डेप्रिसिएशन हटा के करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स क्या होती है गाइस? फ्लोटिंग एसेट्स इज कॉल्ड करंट एसेट्स, जिसमें आपका कैश इन हैंड आ जाएगा, जितना कैश है आपके पास अवेलेबल है बैलेंस शीट में, ठीक है, उसकी क्या है आप वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। वैल्यूएशन तो वही हो जाएगी ना, जो आपके पास अवेलेबल है वही आपकी वैल्यू है इसकी। इसके बाद क्या है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में क्या है, जो आपके पास पैसा बैंक में अवेलेबल है उसे कैश एट बैंक बोलेंगे, और इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप पासबुक या फिर कैश बुक को कंपेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में तो बेसिकली यही होता है कि आपकी जो कैश बुक जो आपके पास कैश बुक होती है उसका पासबुक का कॉलम, और आपके पास रियल पासबुक होती है, उस दोनों को कंपेयर करना होता है, ठीक है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक, इन दोनों का कंपैरिजन के लिए हम क्या रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। स्टॉक एंड ट्रेड में बेसिकली आपका जो आ जाएगा वो बताता हूँ। अब हमारे पास क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड में 3 चीजें अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इसमें दी नहीं है, मैं बता देता हूँ। स्टॉक एंड ट्रेड में क्या है, आपका रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स, और फिनिश गुड, ठीक है। ये 3 चीज आती है। तो जो भी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा काम जिसपे हो गया, थोड़ा काम बकाया है, या फिर फिनिश गुड है, बिल्कुल तैयार माल पड़ा हुआ है, ये सारे WIP में आ जाए, स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएंगे। स्टॉक इन ट्रेड का वेरिफिकेशन देख लेते कैसे। इट इज particularly impossible to alter the physically verification of each item, the stock in hand, because the various reason that is limited time and the lack of technical knowledge, therefore auditor rely upon the test check ascertain of accuracy of stock, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेन काम ही भाई स्टॉक का होता है हमारा, ठीक है। जो ट्रेडिंग स्टॉक जिसका मेन काम ही कर रहे हैं, रॉ मटेरियल पता नहीं कहाँ पड़ा हो, फिनिश गुड पता नहीं कौन सा गोडाउन में पड़ा हो, ठीक है, WIP पता नहीं हमने कौन सी थर्ड पार्टी के लिए भेजा हो, भाई इसमें अभी लेबलिंग कर दो, कुछ काम बकाया हो तो किसी थर्ड पार्टी को भी दिया हो सकता है। तो एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि भाई सब जगह जाके इसे वेरीफाई कर ले, ठीक है। तो जो स्टॉक इन ट्रेड की वेरिफिकेशन होती है वो फिजिकल तो पॉसिबल नहीं होती। तो जो 1 सेकेंड सर, ठीक है। तो जो स्टॉक इन ट्रेड जो आपको बुक में वैल्यू शो होती है ना आपके अकाउंट्स में, ठीक है, जैसे एंट्री वगैरह जो भी आप करते हैं, तो उसी पे क्या है, उसे रिलाय करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है ऑडिटर को, ठीक है। तो उसी पे ऑडिटर भरोसा करके उसी वैल्यू को क्या है मान लेता है, और वेरिफिकेशन इसकी इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो हमने वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तो वेरिफिकेशन बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली जाके करे, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए वो क्या करता है, जो भी सर्टेन अमाउंट होता है, मतलब अप्रोक्स अमाउंट होता है, उसी को क्या है एक्यूरेट मान लेता है। अब इसमें वैल्यूएशन का था स्टॉक ट्रेड बिंग शुड बी वैल्यूड कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। अब इसमें क्या है, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड जो भी पड़ा, अगर मार्केट प्राइस और या फिर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में लाए थे, ठीक है, सपोज 500 में लाए थे और मार्केट प्राइस उसका 400 है, तो आपको जो इसकी वैल्यूएशन लेनी है 400 लेना, जो भी कम होता है, ठीक है, कॉस्ट या फिर मार्केट, जो भी कम होगा उसे ले लेंगे। अगर आपकी मार्केट प्राइस 500 है, ठीक है, पर कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है, तो आपको क्या है 300 रुपए ही उसकी वैल्यूएशन में लेने हैं, 500 नहीं लेने, विच एवर इज लेस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा है, अभी बेसिकली हमने जो पढ़ लिया है ये लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन कैसे होता है, सॉरी असेट्स का, अभी लाइबिलिटीज का पेंडिंग है। अब असेट्स में एक इन्वेस्टमेंट भी होती है, इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट देखते हैं कैसे करेंगे। कभी भी कोई हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, जैसे शेयर हमने कोई खरीदा, या फिर क्या है डिबेंचर खरीद लिया हमने, ठीक है। इन सबको परचेज करते टाइम क्या है, हमने किसी ब्रोकर से खरीदे होंगे, ब्रोकर से जब हमने खरीदे होंगे तो क्या है उसने ब्रोकर नोट दिया होगा, या ठीक है, या फिर हमने किसी से कंसल्ट किया होगा तो कंसल्टेंट फी हमने पे करी होगी, वो भी एक नोट देता है। या फिर हमने मार्केट में जो उसका न्यूज़पेपर वगैरह में क्या है डब्ल्यू मींस IP आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर चेक कर लेता है ऑडिटर। तो ये सारी चीजें बेसिकली चेक करेगा, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, और आप इसे रीड भी कर लीजिएगा।
ये ऑडिटर को चेक करना होता है इसकी वेरिफिकेशन करते टाइम। पर वैल्यूएशन कैसे करेगा? अगर हमने शेयर खरीदे हैं उसका डिविडेंड अर्न करने के लिए, या फिर डिबेंचर कोई खरीदे उसका इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, उस केस में क्या, अगर हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, कोई ब्रोकरेज फी पे करी है, तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद ही उसकी वैल्यू लेंगे। सपोज आपने 5 लाख का क्या है डिवेंचर खरीदे, पर उसमें क्या है ब्रोकरेज फी या स्टैम्प ड्यूटी दोनों मिला के 1 लाख रुपए लग गए, तो उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हम मान लेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। और दूसरा क्या है, बट इफ द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एज अ करंट एसेट्स, पर आपका काम ही यही है डे टू डे लाइफ का कि भाई शेयर खरीद के बेच देने का या शेयर्स का ही आप काम करते हैं, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस है जो भी लेस होगा उसे क्या है आप वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली गाइस हम यही पढ़ेंगे। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, जो असेट्स होती हैं, असेट्स में कौन कौन सी चीजें, असेट्स को वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ये हमारा सिलेबस का मेन पार्ट था। अब हमारा जो रह गया है वो रह गया है लाइबिलिटी का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, होप ये भी कल तक आपकी क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे जाके, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, वी विल हेल्प यू।